डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी, पुस्तक भारत की खोज, पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें आज हम प्राचीन भारत में जीवन और कर्म ये वाले बिंदु से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले का हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत मतलब घटना, जानकारी जातक कथाओं से मिलती हैं। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाएं अर्थात बौद्ध भिक्षुओं आदि के द्वारा बोल करके बताई गई कहानियाँ। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। अर्थात द्रविड़ और आर्य लोग तो वो थे जो भारत में विदेशों से आए हुए, दूसरी तरफ से आए, और द्रविड़ जो थे वो दक्षिणी भारत के मूल निवासी थे। तो इनमें आपस में मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात जो जातक कथाओं में कहा गया है कि जो पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा के लोग हैं तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोधी हैं, वो दोनों के खिलाफ इनके विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात ये जो जातक हैं ये न तो ब्राह्मणों का समर्थन करते हैं और न ही क्षत्रियों या शासकों का बल्कि लोक परंपरा अर्थात जिसमें लोगों का भला हो, जिसमें लोगों को आगे बढ़ाने की बात हो, उनका प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेटिव ये लोग हैं। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। लगान मतलब टैक्स। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार के शक्ल में किया जाता था। गल्ला या पैदावार मतलब खेत में जो भी पैदा हुआ उसमें से फसल का कुछ हिस्सा राजा को दिया जाए। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। अर्थात 1/6 यानी 6 मान लीजिए 6 इकाई किसी के यहाँ पैदा होती है तो उसमें से एक हिस्सा जो है उसको राजा को देना होगा। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। अर्थात ये जो पूरी सभ्यता है, ध्यान देना, हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना। और जो गांव थे वो स्वशासित थे, अर्थात वो अपने आप में अपना शासन चलाते थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया गया था। अर्थात जितने भी राजनीतिक और आर्थिक समूह थे, ढांचे थे, वो सभी इन गाँवों से बनाए हुए थे और इन गाँवों को 10-10 या 100-100 के समूह में बांटा हुआ रहता था। जातकों के वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। अर्थात जातकों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने जो लिखा है उससे एक विकास सामने आया, और वो क्या है? ये विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गाँवों की स्थापना थी। अर्थात गाँवों के अंदर जो दस्तकारी का काम करने वाले हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए अलग बस्तियाँ और गाँवों की विशेषता की गई थी। इस तरह एक गाँव बढ़इयों का था, एक गांव लोहारों का था। इसी तरह और पेशों मतलब और दूसरे रोजगार के लोगों के लिए भी अलग अलग गांव थे। ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी जरूरतों के पूरा सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था। सहकारिता अर्थात सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे, कोऑपरेटिव, और बड़े ठेके ले लेता था। पूरा गांव मिलकर बड़े काम का ठेका ले लेता था और सारे लोग मिल करके उस काम को करते थे। शायद इस तरह अलग रहने मतलब दूसरों से अलग रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा कि इस काम को करने वाले लोग उस गांव में रहेंगे, इस काम को करने वाले लोग उस गांव में रहेंगे, और इस प्रकार से अलग अलग काम को करने वाले लोग अलग अलग गाँव में रहने लगे और धीरे धीरे उन कामों के आधार पर उनकी जातियाँ बन गई और जाति प्रथा का विकास हुआ। जातकों में सौदागर की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। अर्थात जातकों में कथाओं में ये भी लिखा हुआ है कि जो सौदागर थे वो इस समुद्र की यात्राएं करके दूसरे देशों से सामान लेकर के आते थे। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ोच के पश्चिम बंदरगाह, ये गुजरात में है, आप जानते होंगे, और उत्तर में गंधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। कारवां मतलब उन लोगों के जो सौदागर थे जो समुद्री यात्राएं करते थे, उनके जहाज आदि। भड़ोच से जहाज बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी से को जाया करते थे। बेबीलोन जो फ्रांस में है, आप जानते होंगे, सॉरी मिस्र में है। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा जो कि भागलपुर में है और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहाँ से दक्षिणी बंदरगाह और लंका के मलय टापू तक भी जाते थे। तो इस प्रकार से समुद्री यात्राएं भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी, अर्थात बहुत पहले से भारत में लोग लिखते चले आ रहे हैं। पाषाण युग में मतलब स्टोन एज में पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। ये ब्राह्मी लिपि जो है वो प्राचीन काल में लिखी गई बहुत पुरानी लिपि है।
मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं गया, अर्थात वहाँ जो लेख लिखे हुए हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं वो अभी तक भी जो है लोगों को समझ आया नहीं है, इसलिए उसको पढ़ा नहीं जा सका है। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले निश्चित रूप से उस मूल लिपि में है जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख, अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी लिपि में भी है। प्यारे बच्चों, ये लिपि क्या होती है? स्क्रिप्ट होती है भाई, अक्षरों का वो डिज़ाइन होता है जिससे हम लोग लिखते हैं। तो हम जो हिंदी लिखते हैं, हिंदी में जो क ख ग घ आदि जो सारे अक्षर जो आप लिखते हैं ये देवनागरी लिपि कहलाती है। तो इसी प्रकार से प्राचीन समय में भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती थी, जिनमें से दो लिपियों के नाम यहाँ पर आए हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है, अर्थात पाणिनि की व्याकरण को ही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। हालांकि बाद के व्याकरणों ने, अर्थात व्याकरण लिखने वालों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। ये दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है, अर्थात पाणिनि ने अपनी व्याकरण में यूनानी लिपि के बारे में भी लिखा है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। यूनान का राजा सिकंदर था, ऐसा आप लोग जानते होंगे। सिकंदर महान के नाम से इसको जानते हैं, जो भारत में हमला करते हुए आया था और पोरस ने उसको रोक दिया था। तो ऐसा जब पाणिनि ने अपनी रचना में लिखा है तो हम मान सकते हैं कि सिकंदर के आने से पहले भी भारत का संबंध यूनान से रहा होगा। औषधि विज्ञान मतलब दवाइयाँ आदि की पाठ्यपुस्तकें भी थी और अस्पताल भी थे। अनुश्रुति है कि भारत में औषधि विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। अनुश्रुति मतलब ऐसा सुनने में आता है कि भारत में औषधियों का, दवाइयों का जनक कौन है? धन्वंतरी। जनक मतलब पिता, उसको शुरू करने वाला। किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्यपुस्तकें ईस्वी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई। इनमें से औषधि पर चरक की पुस्तकें, चरक एक व्यक्ति का नाम है, और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत, सुश्रुत भी एक व्यक्ति का नाम है। शल्य चिकित्सा मतलब होता है ऑपरेशन। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राज्य विदे थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्यपुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके भी बताए गए हैं। इनमें शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन, प्रसूति विज्ञान अर्थात डिलीवरी, बच्चे लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको किस तरह से बच्चे को डिलीवरी करवाया जाए उसके बारे में, स्नान किस तरह किया जाए, पथ्य अर्थात रोगी को किस तरह का भोजन दिया जाए, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। ये सब बातें उन पुस्तकों में लिखी हुई हैं जो आज से हजारों वर्ष पहले लिख दी गई थी। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीरफाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र भी किया है, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। अर्थात ये सारे इलाज जो थे प्यारे बच्चों, आज से हजारों वर्ष पहले ही भारत के लोगों को पता थे और उन्होंने ये सब अपनी किताबों में लिखा हुआ भी है। और लिखने वाले का नाम क्या है? सुश्रुत। घावों के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व 3री-4वीं सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 300-400 साल पहले तक भारत में जानवरों के अस्पताल भी थे। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि भारत पहले प्राचीन समय में से ही कितना अधिक विकसित देश रहा होगा। ये जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था, अर्थात अहिंसा पर बल था, इसीलिए जानवरों के लिए भी अस्पताल बना दिए गए। महाकाव्यों के युग में अर्थात रामायण महाभारत के समय में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था, अर्थात विद्यार्थियों को सैनिकों के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो भी दी जाती थी। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ, वनाश्रम मतलब वन में बना हुआ आश्रम, क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। अर्थात यहाँ रह करके बच्चे शहर का जो आकर्षण था उससे बच पाते थे और उनका पढ़ाई में ध्यान लग पाता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएंगे। गृहस्थ जीवन अर्थात वो अपने घर में जाएंगे, शादी विवाह करेंगे, बच्चे का पालन आदि करेंगे और इस प्रकार से वे एक नागरिक का, एक सिटीजन का जीवन जिएंगे। इन वन शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे, अर्थात ग्रुप रहते थे गोकी। हालांकि इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे, अर्थात जो शिक्षक ज़्यादा लोकप्रिय था, ज़्यादा फेमस था, बच्चे उसी के पास पढ़ने के लिए जाते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था।
किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर जो पाकिस्तान में है के पास में एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला था। वह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर था और भारत के दूर के हिस्सों के लोग भी यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना अर्थात तक्षशिला से ग्रेजुएट होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। अर्थात कोई कहता कि मैं तक्षशिला से पढ़ के आया हूँ तो उसको बड़ा सम्मान मिलता था। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी कद्र होती थी। अर्थात जो डॉक्टर वहाँ से पढ़ के आते थे, कहाँ से, तक्षशिला से, उनको बड़ा सम्मान और इज्जत मिलती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यहीं शिक्षा प्राप्त की। अर्थात जो पाणिनि है जिन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखी है उन्होंने भी अपनी पढ़ाई तक्षशिला से ही की थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में ये बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, अर्थात उस पुराने प्राचीन समय में इतिहास में भारत के लोग कैसे थे, हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना बहुत ही कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के थे, आत्मविश्वासी थे और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे हुए, अपनी ही बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग भारत में रहते थे। अर्थात ये भारत में रहने वाले लोगों की विशेषता थी। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। महावीर और बुद्ध, वर्ण व्यवस्था, ये जो बिंदु है इससे आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।